प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकाला जाना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान ने 27 में से 26 पॉइंट्स जो हैं वो पूरे कर दिए, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट की बुनियाद पर पाकिस्तान अब भी ग्रे लिस्ट में बरकरार है। इस पर पाकिस्तान की हुकूमत की अहम शख्सियात ने हैरत का इजहार भी किया है, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो ये तक कह दिया कि इस पर देखा जाना चाहिए कि क्या पाकिस्तान को अभी भी ग्रे लिस्ट में रखने की वजूहात जो हैं वो सियासी तो नहीं है। यानी उनका इशारा यह था कि इंटरनेशनल जो कुव्वतें हैं क्या वो अपने सियासी मकासद के लिए और पाकिस्तान पर दबाव बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पर बरकरार रखना चाहती हैं। बहरहाल हमाद अजहर साहब ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़े इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक नुक्ता रह गया है, इस पर भी हम काम कर रहे हैं और ये भी जल्द हम इस टारगेट को भी अचीव कर लेंगे। अब इसका एक जो और पहलू है वो बड़ा अहम भी है और दिलचस्प भी है, और वो है मनी लॉन्ड्रिंग का। और मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग ये वो चीज़ें हैं जिस पर अभी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। और आपको याद होगा कि अभी शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज जब FIA के सामने पेश हुए थे 22 और 24 तारीख को, तो इन दोनों शख्सियात से एक सवाल किया गया था कि क्या आप FATF की मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन से वाकिफ़ हैं। दोनों की तरफ से जवाब दिया गया था कि हम इससे वाकिफ़ नहीं हैं। ये सोर्सेज से जो चीज़ें बाहर आई थी उसके मुताबिक उसमें यह सवाल भी शामिल था। तो इसका मतलब यह है कि जो PEPs हैं, यानी पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सनस, उनका ताल्लुक मनी लॉन्ड्रिंग के साथ अब ये एक इंटरनेशनल यानी FATF की तरफ से भी पाकिस्तान पर पाबंदी है कि पाकिस्तान सियासी शख्सियात की जानिब से होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग को रोके। और क्योंकि इसमें भी खदशा मौजूद रहता है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है वो आखिर टेरर फाइनेंसिंग में भी इस्तेमाल हो सकती है। तो इन तमाम चीज़ों पर आज हम अपना प्रोग्राम करेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान को FATF में बरकरार रखने के पीछे अगर कोई एजेंडा है तो वो एजेंडा क्या है, कुव्वतें जो आलमी कुव्वतें हैं वो क्या चाहती हैं, और पाकिस्तान इस प्रेशर को कैसे हैंडल करेगा, और इसके साथ जुड़े हुए जो सियासी पहलू हैं। मेरे साथ इरशाद अहमद आरिफ साहब मौजूद हैं, जयकार हैं, बहुत शुक्रिया इरशाद साहब। औरिया मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। औरिया साहब आपको भी खुश आमदीद। और मुस्लिम लीग नून से कैसर अहमद शेख हमें ज्वाइन करेंगे। मैं तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले औरिया साहब, ये आज तो वाज़ेह अल्फाज में कह दिया शाह महमूद कुरैशी साहब ने कि अब हमें देखना पड़ेगा कि ये एक सियासी फोरम तो नहीं है FATF, ये लीगल की बजाय सियासी फोरम के तौर पर तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, और फिर यह कि क्या इससे कुछ और मकासद हासिल करना जो है वो इंटरनेशनल कुव्वतें तो नहीं चाहती हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं कि क्या इसके मुहर्रिकात सियासी हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि खुल के कौम को बताना चाहिए कि FATF की हैसियत क्या है आलमी सतह के ऊपर। G7 ने अपनी मॉनिटरिंग के लिए 1989 में एक अदारा बनाया और कहा कि हम देखें कि पैसे कहाँ से जा रहे हैं। और उसके बाद हुआ ये कि 9/11 के बाद उसको देखा गया कि उसको लिंक किया गया मनी लॉन्ड्रिंग के साथ। ना इस अदारे को अक़वाम मुत्तहिदा अप्रूव करती है। 72, 73 जो उनकी करारदादें हैं जो बेसिकली टेरर फाइनेंसिंग, उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। रिकमेंडेटरी बॉडी है। बैंकिंग चैनल्स के हिसाब से 40 रिकमेंडेशंस दी हैं उन्होंने। मुल्कों ने उनको जूते की नोक पे रखा, नहीं माना उन्होंने कहा हमारे अपने मसाइल हैं। हमने अगर किसी को कर्ज दिया तो अपनी मर्जी से हम वापस लेंगे, हमने किसी तरह ताल्लुकात अख्तियार किए तो हम अपने जानते हैं बहुत बेहतर तरीके। 40 रिकमेंडेशन जो आज तक दी हैं किसी एक मुल्क ने नहीं मानी किसी के खिलाफ। ये ग्रे लिस्ट है हमारी, ये फ्लॉ लिस्ट है, रिकमेंडेटरी बॉडी है, उसके हिसाब से अब चल रहे हैं। पाकिस्तान की मुझे ये समझ नहीं आती गुज़श्ता कितने सालों से सिर्फ एक डिस्कशन मॉडल के तौर पर, और उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि हम बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अवाम के साथ भी खेलना चाहते हैं। हम उनको डराना चाहते हैं। हम चाहते हैं हम तुम्हें शेड्यूल 4 में डाल देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे। मुझे उसका इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म को समझा दे। कल मैं एक फॉरेन सेक्रेटरी साहब के साथ उसमें था, लोधी साहब थे, एजाज चौधरी साहब, मैंने कहा मुझे बताएं उसका इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म क्या है। अपनी रिकमेंडेशन कहां लेके जाएगा? G7 में। G7 क्या करेगी उसके बाद उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा जी कोई एक सेंटिटी मौजूद है उसके साथ। आप ये पेश हो रहे हैं, आप ये पेश हो रहे हैं, कल वो पेश हो रहे हैं, कल वो पेश हो रहे हैं। ओ भाई, अल्लाह को मानो, खुद अपने आप को इज्जत और तौकीर के साथ खड़े होना सीखो। एक्वाडोर एक मुल्क था, आज से 8 साल 9 साल पहले उन्होंने तय किया कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो रुझान चल रहा है डेट जुबली का, हमने उसके ऊपर खड़े होना है। और उनका एक प्रेफरेंस था कोरिया। उन्होंने उसके बाद उन्होंने कहा कि ओके हम एक डेट ऑडिट कर रहे हैं। उन्होंने कहा 88% कर्जा जाली है। इट हैज बीन एक्रूड फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्यू। उन्होंने अपने बॉन्ड वॉल स्ट्रीट जर्नल से वापस मंगवाए, खत्म किया, दुनिया ने माना।
एटमी कुव्वत हैं आप, यहां भी बात करें। अब वजह ये है, वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि आपने छुरी अपने लोगों पर चलानी होती है। आप क्यों नहीं कहते कि हम अवामी दबाव के बजाय हम अवाम की मसलियत के लिए खुद कर रहे हैं? यार, हम लोगों से डर के कानून साजी नहीं कर रहे, हम खुद कर रहे हैं। आप जब लोगों को डरा के कानून साजी करते हैं, ना लोगों के दिल में उसकी इज्जत होती है, ना आप। और साहब, अगर एक चीज देखिए ना, जिसका आज भी जिक्र हुआ, वो ये थे कि ये जी हम पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है कि ये ब्लैक लिस्ट में नहीं जा रहा। अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाता है तो पाबंदियां लग सकती हैं, तजारती पाबंदियां होंगी, कुछ और चीज़ों मसाइल में हम आएंगे। कौन सी आप ये कहते हैं कि एक मिनट रुक जाओ जी। ये जो बोलते हैं पाकिस्तान कौन सी पाबंदी आप पाबंदी कौन लगाए? पाबंदी वो मुल्क लगाता है। आज अमेरिका चाहे आप सारी की सारी पाबंदियां शुरू हो जाएंगी। आज अमेरिका को आपकी जरूरत हो, पाबंदियां गटर लाइन में फेंक देंगे, पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। पाबंदियां मुल्क लगाता है ऑन देयर ओन। अक़वाम मुत्तहिदा भी अगर कह दे तो वो पाबंदी नहीं लगाते। अमेरिका ने पाबंदियां लगाई ईरान के साथ। आप मुझे बताएं कितने लोगों ने उनके साथ तिजारत की? इंडिया तिजारत करता रहा। अपना मुल्क कहते हैं हम इंडिपेंडेंट। कोई बंदा भी उसके साथ कहते हैं ना, उसने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया हुआ इन मुल्कों के साथ, ना उसके साथ G7 के। हमारा G7 के साथ क्या ताल्लुक है? हमको सरमायादार है। बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल आपने एक नए पहलू पर बात किया, नया एंगल दिया के लिए। इस पर मजीद बात करते हैं। छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ वफाकी वज़ीर हमाद अजहर साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया हमाद अजहर साहब। FATF के हवाले से बात कर रहे थे। मैं आपसे सर जानना ये चाहता हूँ कि क्या हमारी हुकूमत के लिए ये हैरान कुन है कि 27 में से 26 पॉइंट्स पर अमल दरामद मुकम्मल तौर पर करने के बाद और इसको सराहे जाने के बाद भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बरकरार है, उसको निकाला नहीं गया? तो क्या ये बात हैरान कुन नहीं है पाकिस्तानी हुकूमत के लिए? देखिए, FATF की मेथोडोलॉजी में कहीं पे ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा नहीं है कि कितने परसेंटेज आपकी कंप्लीशन होए तो आपको ग्रे लिस्ट से निकालने का प्रोसेस जो है वो शुरू किया जाता है या एक्शन प्लान को मुकम्मल किया जाता है। अब हमारा 26 में से 27 पॉइंट जो है वो हो गए हैं और जो एक पॉइंट रह गया है, जाहिर है कि वो जो हाउस होता है वो बैठ के बाय कंसेंसस उन्होंने फैसला करना होता है कि कंसेंसस से मुराद ये है कि 40 में से अगर 3 लोग भी ये कह दें, ममालिक कह दें कि भाई अभी इन्हें ना निकालें या ये 27वां पॉइंट भी मुकम्मल करवाएं, तो वो फिर आपको मुकम्मल करना पड़ता है। तो कंसेंसस जो है वो इस तरह का इस नौइयत का है। तो इसलिए हमारे लिए बात तो हैरानकुन है, लेकिन इसके साथ साथ ये कहीं ब्लैक एंड व्हाइट उनकी मेथोडोलॉजी में लिखा भी नहीं है। ये इशारों किनारों में जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमारे साथ बात की है और उन्होंने कहा कि हमें देखना होगा कि इस फोरम को सियासी मकासद के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, यानी वो इशारा दे रहे हैं कि कई इंटरनेशनल जो कुव्वतें हैं उनका इसमें मुदाखलत हो सकती है या वो अपने सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान को दबाव में रखने के लिए भी इस पर असरअंदाज हो सकते हैं। आप इस पर कैसे कमेंट करेंगे? देखिए, वजारत खारजा ज़्यादा इस चीज़ को बेहतरी से जानती है कि कौन से ममालिक जो हैं उनके क्या जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट हैं। FATF तो यही क्लेम करता है कि ये एक टेक्निकल फोरम है और मैं क्योंकि उस FATF की टास्क फोर्स को लीड करता हूँ तो मेरी तो बुनियादी जिम्मेदारी है कि मैं जो उनकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनको पूरा करूँ। और आपने देखा कि 2 साल में जितनी पाकिस्तान को प्रोग्रेस मिली है वो FATF खुद कहता है कि FATF की तारीख में पहले किसी मुल्क ने इतनी प्रोग्रेस नहीं की। अब आया कि FATF इसको पॉलिटिकल बुनियादों पे देख रहा है या ऑन मेरिट देख रहा है, इसका तो FATF ही ज़्यादा बेहतर तर्जमानी कर सकता है। जी इरशाद आरे मैं बोल रहा हूँ, ये फरमाएं ये जो मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया है अमेरिका को अड्डे ना देने के हवाले से, तालिबान के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से, आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप सिर्फ एक टेक्नोक्रेट नहीं है, एक पॉलिटिकल पर्सन के तौर पर ये समझते हैं कि FATF पर ये भी असरअंदाज हो रहा है मामला अमेरिका का? देखिए, अगर पस पर्दा हो रहा है तो उस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जब हमारे साथ बातचीत होती है FATF की डेलीगेशन की, जिनका तकरीबन तमाम का ताल्लुक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से होता है अपने अपने मुल्कों की, तो उस वक्त तो ऐसी कोई बात सियासी गुफ्तगू हमारे साथ नहीं की जाती। पस पर्दा हर मुल्क आप जानते हैं, हर मुल्क का एक नेशन स्टेट होती है, उसके अपने सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं और एट टाइम्स उससे उनको बिल्कुल ही दूर रहना उनके लिए एक मुल्क मुमकिन भी नहीं होता।
तो इस पे ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि पसे पर्दा कोई चीज़ हो रही है या नहीं, लेकिन हमारे सामने ऑन द टेबल तो कभी कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की जाती। हमारा साहब पाकिस्तान की कुछ सियासी शख्सियात पर जो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस उन पर चल रहे हैं, उनकी जब इदारों के सामने पेशी होती है तो उनसे सवाल किया जाता है कि जी आप FATF के कवानीन के बारे में क्या जानते हैं। अभी शहबाज शरीफ साहब से भी ये सवाल हुआ और हमजा शहबाज से भी FIA की पेशी में ये सवाल हुआ। ये हमजा और जो है वो शहबाज शरीफ साहब का, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग का, ये FATF से क्या ताल्लुक है सर? देखिए, FATF जो है ना वो सिस्टम्स और कवानीन मुल्क के देखता है कि मुल्क में सिस्टम्स और कवानीन कैसे हैं और उन कवानीन के नाफिज होने के बाद उनकी इफेक्टिवनेस कितनी है। तो जाहिर है कि एक तरह से ताल्लुक इस तरह है कि अगर हमारे मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन सख्त हो रहे हैं, अगर हमारी इफेक्टिवनेस बेहतर हो रही है, तो जाहिर है कि फिर जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग के जिन पे इल्ज़ाम लगते हैं या जो उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनके लिए फिर मुश्किल हो जाती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जब मनी लॉन्ड्रिंग का, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का हम एक्ट रिवाइज कर रहे थे, तो सारी जो ऑपोजिशन जमातें थी उन्होंने जिद करके हमें कहा कि जी आप इसके अंदर एक शिक डालें कि जिस शख्स की मनी लॉन्ड्रिंग की आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसको आपने इतला भी दी। वो हमने डाल दी और अब इस मरतबा FATF ने उसके ऊपर एक एतराज़ करके हमें पूरा एक्शन प्लान दे दिया। उन्होंने कहा ये आपने क्या किया कि अब हम उन्हें कैसे समझाएं कि भाई हमारी ऑपोजिशन जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले जब भी आता है असेंबली को उसकी मुखालफत भी करती है और ऐसी शिकें भी डलवा देती है। तो ये एक है तो सही ज़रा मुश्किल सी सूरत हाल हमारे लिए, लेकिन बहरहाल इस वक्त अच्छी बात यह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने सख्त से सख्त कवानीन बनाने हैं मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ। सही है। तो हमारा साहब इसका मतलब ये हुआ कि जब तक सियासी शख्सियात जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है उनका वो किसी अंजाम को नहीं पहुंचते, ये 27 के 27 पॉइंट्स जो है ये क्लियर नहीं हो सकते, यानी सियासी शख्सियात की मनी लॉन्ड्रिंग का हिसाब लिया जाना ज़रूरी होगा आपके ख्याल में? नहीं, ऐसी बात तो कोई नहीं है। किसी सियासी शख्सियत के केस के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग की कोई वो ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिस्टम्स की बात होती है। ये PEPs को आप कैसे सर एक्सप्लेन करते हैं? सिस्टम्स की बात होती है हमारा साहब, ये PEPs को आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन नहीं, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन भी जो है वो सारी दुनिया में अब एक टर्म है और इसके अगेंस्ट कानून साजी सारी दुनिया में की जा रही है। और इसका बुनियादी मकसद ये है कि जो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन होते हैं उनकी ज्यादा जांच पड़ताल की जाए और उनसे ज्यादा एहतियात की जाए। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये बरतानिया में भी है और ये सारे मुल्कों की है, सिर्फ हमारे। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, फिर अगर शाह साहब कोई सवाल करना चाहें तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो 27वां नुक्ता है उसको फुलफिल करने में हमें क्या मुश्किल दरपेश है और आप क्या समझते हैं कि वो कैसे हम 27/27 हो सकते हैं? 27 वाला जो नुक्ता है वो ऑलरेडी पार्शियली कंप्लीट उसका रेट है, इनकम्प्लीट नहीं है। 3 रेटिंग्स होती हैं, इनकम्प्लीट, पार्शियली कंप्लीट और लार्जली कंप्लीट। तो वो ऑलरेडी पार्शियली कंप्लीट है और वो तकरीबन फुल कंप्लीशन के करीब है और वो ताल्लुक रखता है प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से। तो हमें मजीद टेरर फाइनेंसिंग में अपनी प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन को मजीद मुतहरिक करना होगा, इफेक्टिव करना होगा, तो फिर ये पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। हमारा साहब, ये जो 91 या 92 का फॉरेन एक्सचेंज एक्ट है वो भी सपोर्ट करता है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को, तो उसको भी आप टोटली तब्दील कर रहे हैं या वो वैसे का वैसा रहेगा? क्योंकि बाज़ लोग समझते हैं अगर उसको बरकरार रखेंगे तो उसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट होती है, अगर उसको ख़त्म करते हैं तो ये फॉरेन करेंसी का सारा जो मामला है वो गड़बड़ हो जाता है। बिल्कुल, वो ख़त्म हो चुका है जी, ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है और उसके ऊपर जो हम इसको रिपील भी कर चुके हैं और उसमें तरमीम भी कर चुके हैं मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। और वो वाला जो एक लूप होल बना हुआ था वो हम कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले उसको क्लब कर चुके हैं। हमारा साहब, अगर हम FATF की जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें पूरा नहीं उतरते तो किस किस्म के चैलेंजेस पाकिस्तान को हो सकते हैं? देखिए, जो चैलेंजेस होते हैं वो सारे के सारे ब्लैक लिस्टिंग पे आते हैं, वो ग्रे लिस्ट पे तो नहीं होते। ग्रे लिस्ट का तो सिर्फ मतलब ये है कि सभी मुल्क की असेसमेंट हो रही है और पेंडिंग है, तो उसके ऊपर तो कोई नहीं है। ब्लैक लिस्टिंग के अंदर जो दूसरे ममालिक आपके साथ तिजारत करते हैं वो क्या, जो दूसरे बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स भी आपके प्राइवेट सेक्टर के साथ तिजारत करते हैं, वो ज़रा ज़्यादा एहतियात करते हैं, पेपर वर्क बढ़ जाता है, तो एक नेगेटिव साथ स्टिग्मा लग जाता है मुल्क के। बट ये मैं आपको वाजे करता हूँ कि ब्लैक लिस्टिंग का अल्हम्दुलिल्लाह कोई चांस नहीं। आप इस पर हमारा साहब, इसी पर नुक्ते पर आप औरिया साहब आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। जी औरिया साहब। जी हमाद अजहर साहब, इतने अरसे से शोर मचा हुआ है हमारा
मैं पूरा उसकी डॉक्यूमेंट देखी है, कंप्लायंस मैकेनिज्म ही कोई नहीं है इस FATF के पास अपना ज़ाती तौर पे। इंडिविजुअल स्टेट्स हैं, इंडिविजुअल स्टेट्स की अपनी अपनी सैंक्शंस की बाकी चीज़ों की मौजूद है। इसके बराबर में OECD जो है उनकी अपनी एक ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट है। उन्होंने पिछले दिनों इन्होंने भी रिकमेंडेशन की कि जनाब ये टैक्स हेवन जो हैं, इनकी रिकमेंडेशन के बावजूद 40 टैक्स हेवन दुनिया के अंदर ज्यादा बनी। इनको उन्होंने कहा जहन्नम में जाओ तुम FATF, क्योंकि हम टैक्स हेवन बनाएंगे। अच्छा, खौफ हमारे ऊपर ऐसे सवार है हो गया हुआ है पाकिस्तान के अंदर कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, अचानक जैसे अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश हो जाएगी, वो 72, 73 की करारदाद इसको लिफ्ट नहीं कराती। इनकी अपनी 40 रिकमेंडेशन को मुझे ये समझ नहीं आती, सिवाय कोरिया और ईरान, ये 2 मुल्क हैं जो ग्रे लिस्ट के, ब्लैक लिस्ट के अंदर है। उनकी वजूहत अपनी है, अमेरिकन ने की हुई हैं, यूरोपीय यूनियन, उनके अपने मसाइल हैं। हमें तो लोगों को तसल्ली देनी चाहिए कि FATF जो मर्जी कर ले, इसकी कोई औकात ही नहीं है कम से कम दुनिया के अंदर के इस तरह की, क्योंकि हर मुल्क की अपनी पॉलिसी, हर बैंक की अपनी पॉलिसी है, पेरिस क्लब की अपनी पॉलिसी है। तो आप मुझे बताइए कि लोगों को रिलैक्स तो करें कम से कम इस मसले में। देखें, एक तो यह है कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो तो कंप्लायंट करार पा चुका है ऑलरेडी FATF के थ्रेशोल्ड्स में, और FATF की जो टेक्निकल कंप्लायंस 40 होती हैं उसमें हम 31 मुकम्मल कर चुके हैं, और जो बहुत ही हाईली कंप्लायंट मुल्क होते हैं वो 31 या 30 से ऊपर जाते हैं। तो हम ऑलरेडी उस एक बैंड में तो जा चुके हैं। अब जो हमारे एक एक्शन प्लान था टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर, वो उसमें हमें हाई रिस्क कंट्री कंसिडर किया जाता था, इसलिए ज़्यादा चैलेंजिंग था, हमारी कंप्लायंस का थ्रेशोल्ड भी ज़्यादा था। उसका हमें 27 निकाती एक्शन प्लान दिया गया, 26 हमने मुकम्मल कर लिए, 1 रह गया। अब हमें मनी लॉन्ड्रिंग का जो दिया गया 7 निकाती, वो इतना चैलेंजिंग नहीं है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लो रिस्क कंट्री कंसिडर किए जाते हैं। फ्लोज कम है कंपेयर टू मगरबी ममालिक, और जिनका आपने जिक्र किया ऑफशोर टैक्स हेवंस, जहाँ से रोजाना की बुनियाद पे कई $100 बिलियन मूव कर जाते हैं। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो हम लो रिस्क हैं, और इंशाल्लाह ताला हम इसको मुकम्मल कर लेंगे। ब्लैक लिस्टिंग का ऐसा कोई खतरा नहीं। हम अब ज्यादा जो कंप्लाइंट स्टेट्स हैं जिनके फाइनेंशियल सिस्टम्स ज्यादा कंप्लाइंट हैं, ज्यादा मॉनिटरिंग और इफेक्टिवनेस है, अब हम उनकी कैटेगरी में पहुंच जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमादा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम करने के लिए, और FATF के हवाले से आपने अपने ख्यालात का इजहार किया है। इरशाद साहब, अब मैं जो सवाल कर रहा था इसके हवाले से आपसे कि जो सियासी शख्सियात हैं, जो जैसे मैंने भी हमादा साहब से भी पूछा कि उनसे सवाल किया गया कि जी आप FATF के मनी लॉन्ड्रिंग के जो कवानीन है उसके बारे में क्या जानते हैं। हमजा शहबाज से भी यही पूछा गया जब वो FIA पे पेश हुए, जो सोर्सेज से हमारे सामने चीज़ें आई हैं। आपके ख्याल में मनी लॉन्ड्रिंग और FATF के चैलेंजेस, इसका शहबाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस के साथ क्या कनेक्शन है और कितना चैलेंजिंग है हुकूमत के लिए और अपोजिशन के लिए भी? 1-2 चीज़ें मैं अर्ज़ करूँ। पहली तो बात यह है कि जब तक पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, और जब तक पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, आप ये तसव्वुर ही ना करें कि आप हर तरह की आपको आज़ादी हासिल होगी और आप पर कहीं से कोई पाबंदी भी नहीं होगी। कोई ना कोई आपका बाजू मरोड़ने के लिए कोई ना कोई दुनिया का इदारा तैयार होगा, क्योंकि आप मुसलमान हैं, क्योंकि आप न्यूक्लियर एक स्टेट हैं। सही। ये तो आपको, हमें हमारे सियासतदानों को जुर्रत करके बताना चाहिए लोगों को, और ख़ास तौर पर इमरान खान ये बात कर सकते हैं, उनके साथी कर सकते हैं, क्योंकि उन पर वो बैगेज नहीं है जो ज़रदारी साहब हैं या नवाज शरीफ साहब हैं या दूसरे लोग हैं। दूसरी बात यह है कि ये FATF हो, ये IMF हो, ये वर्ल्ड बैंक हो, ये जितने इदारे हैं, ये बहरहाल एक ख़ास एजेंडे के तहत ही काम करते हैं, और वो एजेंडा सबको पता है। ये फेसबुक जो है एक प्राइवेट इदारा है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एक प्राइवेट इदारा है, उसका किसी हुकूमत से, किसी हुकूमत के एजेंडे से ताल्लुक़ नहीं है। अभी कल हमारे आमिर खाकवानी साहब ने एक कॉलम लिखा जो हमारे 92 अखबार में शाये हुआ, वो कॉलम शेयर हुआ फेसबुक पे, फेसबुक ने वो कॉलम डिलीट कर दिया, आमिर खाकवानी पर पाबंदी लगा दी कि 3 दिन तक जो है वो कोई कमेंट नहीं कर सकते, और 1 महीने तक और भी कोई उन पर पाबंदी लगाएगी। क्यों है कि उन्होंने सिर्फ ये अफ़गानिस्तान का तनाज़े का पस मंज़र बयान करते हुए ये लिख दिया कि जी हेनरी किसिंजर के उसूल, तयशुदा जो उसूल है वो बयान करते हैं कि शिकस्त कैसे होती है और जीत कैसे होती है, उसमें तालिबान का और अमेरिका का हवाला दे दिया।
तो इसका मतलब ये है कि एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये इदारे हैं और हम इस गलतफहमी का शिकार होते हैं कि ये कोई इंडिपेंडेंट इदारे हैं। ऐसी बात नहीं है। ये दूसरा पहलू। अब आते हैं उस पे, अगर किसी मुल्क के सियासतदान जिनके पास फैसले की ताकत है, जो वज़ीर आला के तौर पर, वज़ीर आज़म के तौर पर, किसी ओहदेदार के तौर पर ख़ुद किसी ऐसे जुर्म में मुलव्वस होते हैं जो इंटरनेशनली बड़ा संगीन है, तो ज़ाहिर बात है कि FATF हो या कोई इदारा हम पर ये ज़रूर एतराज़ करेगा कि आपके यहाँ तो सिर्फ ये नहीं है कि कवानीन जो हैं वो गलत बने हुए हैं, बल्कि वहाँ के जो फ़ैसला साज हैं, जो कानून साज हैं, वो उन मामलात में मुलव्वस हैं। आज अगर आप कानून तब्दील करते हैं, कल को यही लोग अगर होंगे तो ये फिर कानून लेके आ जाएंगे, वो रास्ता खोल देंगे। तो इसलिए हमेशा दुनिया में ये जो सियासतदान को और हुक्मरान को रोल मॉडल कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है कि वो कोई ऐसी बात नहीं करता जिसके असरात रियासत पर या अवाम पर होते हों और नौजवान नस्ल पर। सही। तो इसलिए इन सियासतदानों ने अगर ये जराइम किए हैं, दानिस्ता किए हैं, नादानिस्ता किए हैं, चालाकी की है, कारोबारी के तौर पर किए हैं या हुक्मरान के तौर पर, ये भी तो एक बहस होती है ना, ये कारोबार में तो सब कुछ चलता है जी। लेकिन बहरहाल उससे रियासत को तो नुकसान हुआ है ना, रियासत की पोजीशन ख़राब हुई है, रियासत तो बदनाम हुई है। इसलिए इन लोगों को अब ये कहना कि हमें मालूम नहीं है, उनको चाहिए कि वो गलती तस्लीम करें और उसके बाद उस गलती को सुधारने के लिए जो रियासत चाहती है या कवानीन चाहते हैं उसका अमल दरामद करें। ठीक है, चलिए इस पर मजीद कमेंट करेंगे। हमारे साथ कैसर अहमद शेख साहब मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है। कैसा, बहुत शुक्रिया। शेख साहब, ये मैं आपको हमाद अज़हर साहब का एक बयान सुनवाना चाहता हूँ, अगरचे वो आपसे आने से पहले हमारे साथ टेलीफोन लाइन मौजूद थे, लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अपोजिशन का जो बयानिया है वो बड़ा अफसोसनाक है और ये हमें जो ग्रे लिस्ट है ये पिछली हुकूमत से वर्षे में मिली है। ज़रा सुन लीजिए क्या कहा था उन्होंने, फिर इस पर कॉमेंट कीजिएगा। ऑपोजिशन का बयानिया था कल जो फैटफ के ऊपर सामने आया, वो काफी अफसोसनाक था। चैलेंज मिला फैटफ का, ये तो फरवरी 2018 में मिला, उस वक्त जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। फैटफ के सदर जो पहले ब्लैक लिस्टिंग की बातें करते थे, आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, तो इससे पूरे पाकिस्तान का फायदा है। इससे ऑपोजिशन को घबराना नहीं चाहिए और इसे पाकिस्तान की जीत समझना चाहिए। और ये जो थोड़ा सा चैलेंज रह गया है, ये भी हम इंशाल्लाह 12 महीने में पूरा कर लेंगे। आज कल ऑपोजिशन तलाश में है किसी ऐसे बयानिए के, और जब उनको कोई बयानिया नहीं मिल रहा तो वो बयानिया क्रिएट करना चाह रहे हैं। अच्छा, कैसा आपने सुना हमाद अज़हर साहब को, ऑपोजिशन जो है वो उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। गवर्नमेंट ने 27 में से 26 पॉइंट्स पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कर दिया और पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं उसको सराहा गया। तो बजाय इसके कि आप ऑपोजिशन उनकी हुकूमत की तारीफ करें, वो तनकीद कर रही है। शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। देखिए, फैटफ जो है वो किसी एक पार्टी या किसी एक हुकूमत की बात नहीं है, ये हमारे मुल्क का मामला है और हमें सबको मिल के इसको सपोर्ट भी करना है और फैसला करना है और सॉर्ट आउट करना है कि किस तरह हमारा मुल्क इस जो रिस्ट्रिक्शन है और जो हमारे ऊपर ये पाबंदी का कोशिश है उससे कैसे निकले। देखिए, हमारे दौर में, आखिरी दौर में, मैं ख़ुद फाइनेंस कमेटी का उन दिनों चेयरमैन था, तो ये सही कह रहे हैं कि फरवरी में शुरू हुआ, लेकिन उस वक्त शुरू हुआ और उस वक्त से लेके हमारी हुकूमत भी, मुस्लिम लीग ने भी पूरी कोशिश की। उस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब गए फैटफ की मीटिंग में भी और उसमें भी काफ़ी उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस हटाई, कुछ जो लगाई हुई थी ना सारी कि ये आपने फुलफ़िल करना है, काफ़ी हमने फुलफ़िल की। फिर ये 3 साल इनको भी हो गए, ये भी अपनी तौर पे कोशिश कर रहे हैं और मैं समझता हूँ इस पर तनकीद की बजाय हम सबको मिल के एक कंसेंसस के साथ अपने मुल्क को फैटफ से बाहर निकालना है और जो कोशिशें हो रही हैं उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं महसूस करता हूँ कि फैटफ से जल्दी पाकिस्तान निकल जाएगा, लेकिन इसमें जैसे कि इज़हार किया गया पॉलिटिकल मामलात भी हैं। इस वक्त हम एक अगले 2-3 महीने बड़े क्रूशल है हमारे लिए। अफ़गानिस्तान से अमेरिका की 20 साल बाद फ़ौजें निकल रही हैं और वो इस रीजन में हमसे कुछ कंसेशन या सपोर्ट चाहते हैं और कुछ चीज़ें हम उनको देने की पोजीशन में नहीं हैं। तो इन हालात में देखिए, जो वो कुछ भी हो, बज़ाहिर फैटफ के ऊपर वो ये नहीं कहते कि इस वजह से हो रहा है, लेकिन ये दबाव जो तलवार हमारे गर्दन पे लटकाई हुई है और ये रहेगी उस वक्त तक जो अगले 3 महीने। और ये एक देखिए ना, एक पॉइंट पे
उन्होंने कहा जी आप 1 साल और इसको बेहतर करें। तो अब देखिए ये तमाम इदारे जो है ना, जो भी कुछ कहे हैं अपने बड़े ट्रांसपेरेंट हैं, लेकिन उसके बावजूद जो बड़े मुल्कों का इन पे, चाहे IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे ये FATF की पाबंदियां हों, कुछ ना कुछ उनका इन्फ्लुएंस होता है और वो इन्फ्लुएंस यूज़ हो रहा है अभी, क्योंकि बड़ा क्रूशल टाइम है अगले 3 महीने। हम सबको बड़ी एहतियात के साथ, और नाराज़ नहीं, बड़ी ताकतें जो है ना जी, अमेरिका एक बहुत बड़ी पावर है। ठीक है, इस वक्त अभी तक प्रेसिडेंट बाइडेन ने हमारे प्राइम, आप समझेंगे पॉलिटिकल रीजंस हैं इसकी जो पाकिस्तान के ऊपर कर रहे थे, क्योंकि ये पाकिस्तान के ऊपर जो FATF की तलवार लटकाई गई है, इसकी पॉलिटिकल रीजंस हो सकती हैं, आप ये मानते हैं? मैं महसूस करता हूं कि इसकी पॉलिटिकल रीजंस हो सकती हैं, और ख़ास तौर पे हमारे वज़ीर आज़म साहब ने ये जो खुल के बयान दिया है ना कि हम अड्डे नहीं देंगे, मैं भी फेवर में नहीं हूं कि अड्डे दिए जाएं, लेकिन उसका होना ये चाहिए था इस वक्त के बयान इस तरह देते कि हम सब कंसेंसस बना के जो भी फैसला करेंगे, हम हमारे मुल्क के जो मफाद में होगा, हमारे मुल्क की बेहतरी का हम फैसला करेंगे, और इसको असम्बली में थ्रेड बेयर डिस्कस होना चाहिए पार्लियामेंट में। देखिए जब सऊदी अरेबिया ने हमसे यमन के मामले में मुस्लिम लीग के दौर में उन्होंने हमसे सपोर्ट मांगी, और हम इस पोजीशन में नहीं थे, क्योंकि ईरान हमारा एक हमसाया मुल्क है, तो हम इस पोजीशन में नहीं थे कि खुल के उस वक्त अपनी अफवाज को सपोर्ट के लिए भेज सकते। हालांकि सऊदी अरेबिया से हमारे बड़े जो शौकत तरीन साहब ने कहा है कि जो टैक्स नहीं देगा उसको गिरफ्तार करेंगे, और उन्होंने इमरान खान के हवाले से कहा कि वो IMF के सामने खड़ा हो गया है और उसको नो कह दिया है IMF को। तो आप ओवरऑल बजट के हवाले से जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं उसको किस तरह से देख रहे हैं? और ये साहब से भी राय लेते हैं, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामद कहते हैं। औरिया साहब जो पहले गुफ्तगू हो रही थी, ज़रा उसको कंक्लूड कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि आपके ख्याल में सियासतदानों के ख़िलाफ़ शिकंजा मजबूत होगा, अपोजिशन के सियासतदानों से के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और FATF की शराइत को पूरा करने के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि इशारा तो मिल रहा है कि जी ये FATF के कवानीन हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन हैं, आप पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं, जवाब दीजिए। देखें, दुनिया में जहां कहीं भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, अगर उसके साथ कोई पर्टिकुलर क्राइम वाबस्ता नहीं तो उसको खुली छुट्टी है, और वो खुली छुट्टी जो है वो टैक्स हेवन के थ्रू होती है, और वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। ये दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों का कारोबार इसी पे चल रहा है, और यही वो वजह है जो एक्सप्लॉइट करते हैं। $15 ट्रिलियन, 15,000 अरब डॉलर के करीब पैसा है जो केमन आइलैंड में रखा हुआ है, और सारा का सारा मनी लॉन्ड्रिंग है। कांग्रेस में एक बिल पेश नहीं होता। असल मसला बुनियादी तौर पे उस वक्त होता है जब आप उसको टेरर फाइनेंसिंग के तहत नत्थी करके उसको इल्जाम में कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, नहीं होगा। ये है असल मसला। पाकिस्तान में तो मसला सारा ये है कि आप उस मनी लॉन्ड्रिंग जो है ना, जो पैसा है, उस पैसे को अकाउंटेबल करो। मुझे ये समझ नहीं आती कि इधर उधर की यूं पकड़ते हैं। दुनिया पूरी में एक ही प्रिंसिपल है व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ने का। क्योरिया मकबूल जान साहब, ये पेन आपका है ना, ये पेन काफी महंगा है। आप बताएं ये आपने पेन जो है कितनी तनख्वाहों में से कितने पैसे जोड़ के पेन को लिया है? ठीक, अगर मैं जवाब नहीं दे सकता हूं तो मुझे हथकड़ी लगा दे, कोई और तरीका नहीं है। और जिन मुल्कों ने किया है इसी बुनियाद पे किया है, क्योंकि जो बंदा क्राइम करता है उसके पार्टनर्स ऑफ क्राइम जो होते हैं वो कभी भी अपना निशान नहीं छोड़ते, और पार्टनर ऑफ क्राइम है ब्यूरोक्रेसी, और वो ब्यूरोक्रेसी जो है आज भी उसी जगह पे अपनी सीटों पे बैठी हुई है। वो कौन सी ब्यूरोक्रेट होगा कि जो एक्सेस देगा नैब को या FIO या किसी और को? नहीं देगा। आप सिर्फ एक ही सवाल कर सकते हैं कि जो आपने जो कफरिंग लगाए हुए हैं, जो आपकी जो गाड़ी है, जो आपका जो घर है, जो आपके जो बच्चों की फीसें हैं, जो आपके जो रोज के ट्रैवल है, आपको नहीं पता चलता कि कितना लोग ट्रैवल करते हैं, कितना उनका बिल आता है, क्या होता है, ये जो बाकी सारे अकाउंट, ये 25 अरब रुपया जिसके बारे में सवाल किया गया, ये सवाल कोई नहीं करता। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर आज तक गुज़श्ता कम से कम 20 साल से जो नैब है ना, वो फेल हो चुका हुआ है। नैब कभी यूं जाता है, कभी यूं एसेट बियॉन्ड मीन का मजाक उड़ाया गया है। दुनिया में वाहिद एसेट बियॉन्ड मीन, वाहिद अंग्रेज ने 1860 में CRPC बनाया था।
और स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ को इख्तियार दिया था कि अगर कोई शख्स अपनी किसी चीज की मलकियत साबित न कर सके जो उसके पास मौजूद है तो उसको 411 में गिरफ्तार करो, चोरी का मुकदमा लगाओ उसके ऊपर। अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ को के बारे में डिटेल्स बताएं। हम तो नहीं करते। जी हाँ, ये 1860 का कानून है। आप बताते हैं एक बंदे ने 2 करोड़ की घड़ी पहनी हुई है, आप उससे पूछते हैं 2 करोड़ की घड़ी कहां से आई? नहीं पूछते हम। एक आदमी जो है वो 50,000 रुपए की परफ्यूम इस्तेमाल करता है, कहां पूछा कभी ये परफ्यूम कहां से आई आपने? एक आदमी जो है उसकी मेकअप पे तक कुछ नहीं। आप जब तक इस सिर्फ एक कानून सारे कानून बंद कर दे, आप बताओ ये डिफेंस में घर कैसे बना? आप पूरा कर दो पैसा, आपका घर है, आप इज्जत से रहे, झंडा पाकिस्तान का लगाए बल्कि उसके ऊपर। बिल्कुल सही है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तो इस पर मैं एक चीज़ मुझे बताइएगा कैसर अहमद शेख साहब, एक तो आप इस पर अगर अपना कमेंट देना चाहें तो दे दें, प्लस मैं आपको शौकत तरीन को सुनवाना चाहता हूँ। शौकत तरीन साहब जो हैं उन्होंने कहा जो टैक्स नहीं देगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा और टैक्स जो है वो हम ज़रूर लेंगे, और फिर IMF के हवाले से उन्होंने बात किया है। ज़रा इस पर आपका कॉमेंट मैं चाहूँगा, लेकिन पहले सुन लीजिए शौकत तरीन साहब को। 4% पे आ गई है इस दफा ग्रोथ, और अगले साल इंशाअल्लाह इसको 5% पे हम लेके जाएंगे। गरीब आदमी पे इमरान खान बोझ नहीं डालेगा, वो IMF के सामने खड़ा हो गया है। ये करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया है इस महीने में। अरे भाई अभी भी पूरे 11 महीने का सरप्लस है। ये कहते हैं अगर ना दें उसको अरेस्ट भी ना करें। अगर कोई विलफुल डिफॉल्टर है, वो समझता है इस मुल्क से बड़ा है और वो टैक्स नहीं देगा, बिल्कुल अरेस्ट करेंगे हम उसको। जी कैसे साहब? जी, ये जो शौकत तरीन साहब ने बात की ना तकरीर, ये मेरी तकरीर के जवाब में ही उन्होंने कही और अपनी तकरीर में मेरा कई बार जिक्र भी किया। तो ये बताइए ना कि पहले ये खुद ही कहते रहे कि FBR को हम ठीक करेंगे, FBR में खुद ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, मैंने एक फ़िगर दी थी जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक फ़िगर थी कि तकरीबन 10% हमारे कौमी आमदनी का ना जो करप्शन होती है या मिस एप्रोप्रिएशन होती है वो तकरीबन 4,000 अरब रुपए बनती है, और वो रोज़ाना के बुनियाद पे 13 अरब बनती है। कई जलसों में इमरान खान साहब ने कहा कि करप्शन 13 अरब रुपए रोज़ाना की हो रही है। अब FBR को इन्होंने तो कहा कि हम 4,000 जो रेवेन्यू हमने छोड़ के गए, 3800 अरब रेवेन्यू हमने डबल किया, 1900 से पकड़ा और 3800 तक छोड़ा। तो इन्होंने तो उस वक्त कहा था इमरान खान साहब ने कि 3800 नहीं, हम तो 8,000 करेंगे अरब। अब 3 साल गुजर गए, अभी इनके बाद ये कह रहे हैं जी 3800 की बजाय हमने 4600, 3 साल बाद अगर डबल करना है तो 7200 करना है इन्होंने, तो ये 4600 कह रहे हैं। तो बात ये है कि पहले ही FBR से वो इतना ही उसमें करप्शन है, इंतहाई करप्शन है, जिसको चाहता है वो पकड़ लेता है। भाई आप कह रहे हैं कि बिजनेसमैन अगर टैक्स नहीं देगा तो फिर FBR ही करेगा। ये अब फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं ये FBR वाला को असिस्टेंट कमिश्नर या असिस्टेंट कलेक्टर नहीं करेगा, हम ऊपर के लेवल पे करेंगे। कभी ये हुआ है? मुझे ये बताइए, मैं FBR को 55 साल से डील कर रहा हूँ। मैं कराची चैम्बर में भी यही कस्टम और ये इनको कमेटी का चेयरमैन रहा, और यहाँ भी मैं फाइनेंस कमेटी का आपको पता है चेयरमैन रहा। बात ये है कि FBR में इतनी ज़्यादा करप्शन है और हमें बिजनेसमैन से डर को डर यही है। ये भी बताएं ना कभी इनको ब्यूरोक्रेट को भी के लिए भी ये शर्त है क्या? ब्यूरोक्रेट के लिए किसको पकड़ा गया है या किसके खिलाफ सज़ा होगी? एक ब्यूरोक्रेट को कोई जितने भी मामलात हैं, आप क्या समझते हैं जो करप्शन है वो क्या किसी ब्यूरोक्रेट के मिले बगैर बिजनेसमैन करता है? तो ये नए एक तरफ तो ये कह रहे थे हम उसकी पावर्स को छीन लेंगे FBR को, ताकि वो जो उनके यहाँ जो करप्शन है वो ख़त्म हो। अब उसको और पावर दे रहे हैं, वो क्या करेंगे? हमारे सर पे तलवार रख के इससे ज़्यादा रिश्वत लेंगे और क्या करेंगे? नहीं को और किसी को नहीं पकड़ेंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ, सिर्फ रिश्वत बढ़ जाएगी। हमारे मुल्क में किसको क्या हुआ है, कौन? और अभी मकबूल जान ओडिया साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि ये पता कर रहे हैं, और ये हमारे मुल्क में भी कानून है कि एसेट बयान मीन्स। तो आप बताइए कि कितने सालों से, 3 साल से ये केसेस चल रहे हैं, कितना साबित हुआ किसी का भी कि एसेट बयान मीन्स में कोई? देखिए, कानून बनाना बहुत आसान है और बड़ा मतलब बन जाते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट करना कानूनी तरीके से इतना आसान नहीं है। खासकर वाइट कॉलर जो क्राइम है इसका, ठीक है जो भी कोई इस किस्म के बात करे ना, एसेट बयान मीन्स का होना चाहिए। मैं समझ तो जो उसके क्राइटेरिया में आए उसको जरूर पकड़ना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये इल्जाम है एसेट बयान, पहली बार नहीं कह रहे FBR वाले। आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप है जिन पर ये इल्जाम है, वो अपनी वेल्थ को एक्सप्लेन नहीं कर रहे
और वो आगे से जवाब मांग रहे हैं कि आप बताएं मेरे खिलाफ कि मैंने कहाँ करप्शन की है, मैंने कहाँ पर किकबैक्स लिए हैं, आप बताएं। यहाँ तक कि कुछ जजेस भी वकला से, प्रोसिक्यूटर से पूछते हुए दिखाई देते हैं कि जी इन्होंने कहाँ से माल बनाया, आप बताएं, आपने कोई इन्वेस्टिगेशन की है? तो वो आगे से एक्सप्लेन करते हैं कि जी अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ है, इसको बताना इनकी जिम्मेदारी है जो है वो कानून के मुताबिक। तो ये एक बड़ा सादा सा जुमला हमारे यहाँ बन गया कि जी मैंने कहाँ करप्शन की, कुछ साबित नहीं हो सकता। बात हो रही है ना, एसेट अगर कोई नहीं, तो वही एसेट बयान मीन्स का, अगर वो जिम्मेदारी का हमने कानून यही बनाया, उसको कानून को ठीक कर लें। अगर कोई कानून में खराबी है तो ये हुकूमत है ना इस वक्त, तो लेके आए कोई, हम कोई रेजिस्ट करें उसमें, तो तब तो बात कानून में क्या खराबी है? पूरी दुनिया में ऐसे कानून है, व्हाइट कॉलर क्राइम तो ऐसे ही होते हैं, कानून में क्या खराबी है इसमें? वो ऐसे ही होते हैं। आप दुरुस्त कह रहे, फिर वो फैसला करें ना अदालतें। बात ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि कानून बनाए, सबके लिए बनाए ना, ब्यूरोक्रेट को भी उसी तरह सजा दे ना। आप कानून बना रहे हैं, उनको सिर्फ उनको पावर नहीं दे रहे हैं। पहले ही हमारा मुल्क जो है, सबसे बड़ी तबाही तो यही हुई है। हमने क्या किया है, हमारा मुल्क एक 60s में, अभी खुद फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने मेरी तकरीर के जवाब में कहा कि 4 उन मुल्कों में से था एशिया में, चाइना, जापान, इंडिया और पाकिस्तान, जो सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहे थे, जो जिनकी इकानमी सबसे आगे थी एशिया में। अब हमारी हालत क्या होगी? दुनिया की बात है सर, तो कोई शुमार ही नहीं है जो सबसे ज़्यादा तरक्की हो रही है में भी, पूरे रीजन। तो ये पिछले 30 साल में किसकी हुकूमत रही है? बात कर रहा हूँ जो जब हमारे यहाँ प्लानिंग होती। जी हुकूमत जिसकी भी रही है, ब्यूरोक्रेट की रही है यहाँ हुकूमत का तो आज भी कोई असर नहीं है। यही मैं तकरीर करके आया हूँ। इस वक्त जो हुकूमत है, इनका है क्या इसमें? ये इन्होंने कर क्या लिया है? 3 सालों में इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा था ना कि 8,000 इनकी हुकूमत है ना, चलो हमारी हुकूमत रही, चलो वो तो आप दुरुस्त फरमा रहे। इनकी हुकूमत 3 साल में इन्होंने क्या टैक्स घटा दिया है ना। अगर इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन ख़त्म की है, तो क्यों ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि 3 मुल्कों से और हम बढ़ गए हैं करप्शन में? कोई 3 साल में कोई रिजल्ट तो देते ना। बात करना तो आसान है, कितनी बातें की कि हम 8,000 कर देंगे। आज आप 4600 खुद कह रहे हैं कि 40% आपने डिवैल्यू किया। 40% डिवैल्यू करने के बाद हमसे तो रेवेन्यू नहीं हासिल हो रहा। तो किस हुकूमत ने किया? हमारे यहाँ हमेशा ब्यूरोक्रेट। मैं बिजनेस में हूँ, मेरी फैमिली 138 साल, हम बिजनेस, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैं प्रेसिडेंट रहा, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेरा मरहूम बेटा अभी पिछले दिनों उसका इंतकाल हुआ, वो प्रेसिडेंट रहा, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेरा कज़न प्रेसिडेंट रहा। फिर मैं इसीलिए यहाँ आया प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में कि असम्बली में जाके कोई करें ताकि इकानमी हमारी बेहतर हो। लेकिन असम्बली के बाद कोई पावर नहीं है इंडिया में। हमारा सारा बजट जो है वो उनकी जो असम्बली लोअर हाउस है वो बनाता है। हमारे यहाँ तो वही ब्यूरोक्रेट सारा बजट बनाता है। एक फाइनेंस मिनिस्टर जो बाहर से ले आते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बाहर से लाते हैं। आपके असम्बली का मैंने अभी तकरीर में अपनी कहा है कि जब तक आप फाइनेंस मिनिस्टर असम्बली के मेंबरों में से हफीज शेख साहब बने, अब उनका पता ही नहीं है, वो चले गए। कौन पूछने वाला है यहाँ? या देखिए जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं असम्बली से इलेक्ट होके, फाइनेंस मिनिस्टर सब कुछ करता है इकानमी में। हमारी तो कोई अहमियत ही नहीं है यहाँ के मेंबर्स की। सही है। देखिए बात यह है कि इसहाक डार साहब जो थे वो तो असम्बली के मेंबर थे, असम्बली के ही थे, वो तो कोई ब्यूरोक्रेट नहीं थे। प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या है, वो भी मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, मेंबर थे, असम्बली के नहीं थे, सेनेट के थे, लेकिन असम्बली के पार्लियामेंट का हिस्सा थे, वो मेंबर तो थे ना जी, इम्पोर्टेंट थे। आपके मैं पार्लियामेंट की बजाय लोअर, देखिए पार्लियामेंट का बजट नहीं बनाती, बजट सिर्फ लोअर हाउस बनाता है हर मुल्क में। पार्लियामेंट बजट नहीं बनाती, बजट मनी बजट बनाता है। कौमी असम्बली लोगों से डायरेक्ट इलेक्ट होती है, उसके मेंबर डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं, लोगों में जाना होता है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं अर्ज़ करूं कि इससे पहले कई जो हैं इलेक्टेड मेंबर, यानी डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर भी रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर पार्लियामेंट का आलम ये हो कि वो बजट की किताबें पढ़ने की बजाय एक दूसरे को मार रहे हों, एक दूसरे पर फेंक रहे हों, तो क्या होगा? मसला जो हमारे यहाँ चल रहा है, बिल्कुल आपकी चार्जशीट ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, लेकिन ये ब्यूरोक्रेट्स को सर पे कौन चढ़ाता है? ये हमारे पार्लियामेंटेरियन होते हैं, हमारी पार्लियामेंट होती है, हमारी सिविल हुकूमत होती है। थोड़ा सा कोशिश करें, मकसद तो आप मुल्क की बेहतरी की बात करें। मैं मुल्क की बेहतरी की बात कर रहा हूँ, मेरी बात तो आप सुने ना। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है यहाँ? अमेरिका जैसे मुल्क में अगर कोई शख्स $50 से ज़्यादा कीमत का तोहफ़ा वसूल करता है, साबित होता है कि इस शख्स ने
$100 की शराब की बोतल ली है या पेन लिया है या परफ्यूम लिया है तो वो अकाउंटेबल है। हमारे यहाँ 25 अरब रुपया सियासतदान के अकाउंट से निकल आता है और वो जवाब देता है कि जनाब मुझे तो नहीं पता कि ये 25 अरब रुपया कहाँ से आ गया मेरे अकाउंट में। ओ भाई, अल्लाह के बंदे, तुम पागल समझते हो पूरी कौम को। यहाँ आलम यह है कि वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म बना हुआ शख्स कहता है कि मेरे अगर असासे मेरी आमदनी से वसाइल मेरे ज़्यादा हैं तो आपको क्या। ये नवाज शरीफ साहब का जुमला मैं दोहरा रहा हूँ। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ हर कानून, हर एहतसाब दूसरों के लिए, हमारे लिए नहीं है। बिल्कुल सही है। और इसी कानून को गलत है, अपने आप को गलत। और एक जुमला ये कि मेरे खिलाफ तो देखिए कुछ साबित ही नहीं हो सका, तो ये सबसे ज़्यादा काबिल अफसोस जुमला जो हम रोज़ाना सुनते हैं। बहरहाल तमाम मेहमानों को शुक्रिया, प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।